था। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने करीब 3 साल में बनाकर तैयार किया था। अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो चुका था। उसके कुछ दिन के बाद मतलब 10 अप्रैल 1912 को इसे अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। जहाज में उस समय के बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे। कुछ ऐसा प्रवासी भी थे जिन लोग अमेरिका जाकर एक नया जिंदगी की शुरुआत करने वाले थे। इस जहाज का कैप्टन थे 62 साल का एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि एक अनुभवी कैप्टन थे। ऐसा माना जाता है कि ये इनका आखिरी सफर था। उसके बाद वो रिटायरमेंट लेने वाले थे। इस जहाज पर 2240 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे। वैसे तो साउथ हाइटन से न्यूयॉर्क जाने के लिए 7 से 8 दिन का समय लग जाता है, पर टाइटैनिक उस जमाने का सबसे बड़ा और सबसे तेज चलने वाला जहाज था। तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि ये टाइटैनिक सिर्फ 6 दिनों में ही न्यूयॉर्क पहुंचे। लोग टाइटैनिक की भव्यता के साथ साथ इसके रफ्तार को भी जाने, इसीलिए कंपनी के ओर से टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को इसकी फुल स्पीड में चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन मिले हुए थे। टाइटैनिक को बने हुए अभी कुछ ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, ना ही उसके ट्रायल्स या फिर सेफ्टी टेस्ट हुए थे। फिर भी टाइटैनिक को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था। इसका एक बहुत बड़ा कारण था। दरअसल व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की और एक शिप थी ओलंपिक, जो देखने में तो टाइटैनिक तरह ही थी, लेकिन वो इससे थोड़ी छोटी थी। इस वजह से ओलंपिक शिप को टाइटैनिक की बहन भी बोला जाता था। मार्च 1912 को ओलंपिक शिप में खराबी आ गई थी। इसी वजह से ओलंपिक इमरजेंसी बंदरगाह पर रिपेयर होने के लिए आई। अब ये शिप इतनी बड़ी होती है कि इनको रिपेयर होने में कई महीनों का समय लग जाता है। इस वजह से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के बिजनेस इन महीनों में बंद पड़ जाता है। तो कंपनी ने अपने बिजनेस को जारी रखने के लिए अगले ही महीने यानी अप्रैल में अपनी नई शिप टाइटैनिक को लॉन्च करने का फैसला लिया। ये टाइटैनिक की पहली यात्रा थी, तो इसीलिए टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स में कुछ अनुभवी लोगों का होना भी जरूरी था। इसीलिए टाइटैनिक के कुछ क्रू मेंबर्स को हटाकर ओलंपिक के कुछ क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक को क्रू में ऐड किया गया। टाइटैनिक के ऑफिसर थे जिसका नाम है डेविड ब्लेयर, उसके जगह पर ओलंपिक के एक ऑफिसर को नियुक्त किया गया। टाइटैनिक को जब छोड़कर डेविड ब्लेयर अपने घर जा रहे थे, वो अपने साथ अपनी लॉकर की चाबी भी ले गए। दुर्भाग्य से टाइटैनिक में मौजूद इकलौता डॉबिन भी उस लॉकर में बंद था। डेविड ब्लेयर के द्वारा की गई ये छोटी सी गलती आगे जाकर टाइटैनिक को डुबा देती है। आखिरी वो घड़ी आ ही गई, मतलब 10 अप्रैल 1912 को, जब टाइटैनिक अपनी पहली ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना होता है। कैप्टन स्मिथ भी जानते थे कि सालों के इस महीनों में समंदर के अंदर बहुत ज्यादा आइसबर्ग मिलते हैं। इस वजह से उन्होंने खतरे को अवॉइड करते हुए नॉर्दर्न रूट के सीधे रास्ते को छोड़ते हुए साउथर्न रूट के इस थोड़े लंबे रास्ते को चुना। दरअसल आइसबर्ग समंदर में मौजूद छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ होते हैं। ये बर्फ के पहाड़ ग्लेशियर से टूटकर समंदर की लहरों में साथ बीच समुद्र में आ जाते हैं। आप इस मैप को देखिए, इसमें ग्रीनलैंड से बर्फ अटलांटिक ओशन में पहुंचते हैं। तो ये वाला जो रीजन है, इसमें अप्रैल के महीनों में बहुत ज़्यादा आइसबर्ग टूटकर आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन आइसबर्ग को अटलांटिक ओशन में पहुंचते पहुंचते करीब 2 साल लग जाता है, और अटलांटिक ओशन तक पहुंचते पहुंचते वो आइसबर्ग पिघलकर समुद्र के पानी में विलीन हो जाता है। जो आइसबर्ग बहुत ज़्यादा बड़ा होता है वही अटलांटिक ओशन के बीच में आ पड़ता है। तो कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग के खतरे को टालने के लिए इस रास्ते के वजह से थोड़े दूर के रास्ते को चुना, जहां पर आइसबर्ग मिलने के चांसेस बहुत कम हो गए। समय था जिस समय पर आइसबर्ग को देखने के लिए कोई ज़्यादा खास टेक्नोलॉजी नहीं था। इस वजह से जहाज़ के सामने थोड़ी ऊंचाई पर यहाँ पर एक क्रोच नेस्ट होता है। इससे लुकआउट भी बोला जाता है। इस क्रोच नेस्ट में हमेशा 1 से 2 लोग डॉल्फिन लेकर बैठे रहते हैं, जो दूर तक सामने देखते रहते हैं कि जहाज़ के सामने कोई आइसबर्ग तो नहीं है जिससे जहाज़ टकरा जाए। और जब ये जहाज़ पानी में चलता है तो ये सभी जहाज़ वायरलेस रेडियो के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते रहते हैं कौन सी जगह पर क्या अड़चन है। जब टाइटैनिक आधे रास्ते पर पहुंच चुका था, तब इसको क्रोनिया शिप से आइसबर्ग होने की पहली चेतावनी मिलती है। यह आइसबर्ग अभी टाइटैनिक से 1 दिन की दूरी पर था। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस वायरलेस रेडियो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे और दूसरे जहाज़ के साथ संपर्क में बने हुए थे। 14 अप्रैल दोपहर को टाइटैनिक के आइसबर्ग होने की दूसरी चेतावनी मिलती है।
वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स इन चेतावनी के बारे में जहाज के कैप्टन को आकर कहते हैं। टाइटैनिक इस पहले सफर पर टाइटैनिक का मालिक जोसेफ ब्रूस भी था। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के मालिक ब्रूस को आइसबर्ग की मिलने वाली चेतावनी के बारे में बताया तो ब्रूस ने इन चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि इनका मानना था कि समंदर में आइसबर्ग मिलना एक आम बात है और जिस जहाज में वो बैठे हैं वो एक मजबूत और कभी ना डूबने वाला जहाज है। और ब्रूस इसमें नहीं चाहता था कि इस चेतावनी के लिए जहाज की स्पीड कम हो और जहाज अपने निर्धारित समय से लेट पहुंचे। जहाज अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था और अभी सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर था आइसबर्ग से। घन घन अंधेरे में समंदर के पानी को तेजी से चिरते हुए टाइटैनिक आगे बढ़ता ही चला जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि जिस रास्ते में अभी वो चल रहे हैं उसके सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान मौजूद है। रात के 11:30 बज चुके थे और अब टाइटैनिक आइसबर्ग से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था और जिस रफ्तार से टाइटैनिक चल रहा था उस रफ्तार से ये अगले 10 मिनट में आइसबर्ग के पास पहुंचने वाला था। टाइटैनिक के क्रूज नेक्स्ट में दो बहादुर फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली ये दोनों कड़कड़ाती ठंडी और रात के काले अंधेरे में टकटकी लगा के जहाज के सामने आने वाली आइसबर्ग को देख रहे थे। इन दोनों के लिए परेशानी ये थी कि जहाँ पर ये बैठे हैं उन्हें वहाँ पर ठंडी हवा का सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से इनकी आंखों से आंसू निकल आते। इनके पास कोई दूरबीन भी नहीं था, जिस वजह से ये ज़्यादा दूर की चीज़ों को देख भी नहीं पा रहे थे। कम रोशनी में आंखों से ज़्यादा दूर मौजूद चीज़ों को देख पाना असंभव था। रात के 11:39 पर क्रूज नेक्स्ट में बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को दिखाई देता है कि सामने एक आइसबर्ग है। उसने बिना देर किए जल्दी से 3 बार घंटी को बजाया और तुरंत ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर को फ़ोन करता है और बताता है कि सामने आइसबर्ग है। जल्दी से जहाज़ को लेफ्ट साइड में मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने जैसे ही इस चेतावनी को सुना उसने तुरंत एक्शन लेते हुए जहाज को रोकने के लिए फुल स्पीड में रिवर्स में इंजन को चालू कर दिया और जहाज को तेजी से लेफ्ट साइड में मोड़ने लगा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जहाज की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि इतने कम समय में रिवर्स इंजन चालू करने के बाद भी इसे रोक नहीं जा सकता था और जहाज इतना बड़ा था कि कम डिस्टेंस में एकदम इसको मोड़ा नहीं जा सकता था। काफ़ी हद तक टाइटैनिक के रास्ते को मोड़ा दिया गया, लेकिन फिर भी रात के 11:40 पर टाइटैनिक का आगे राइट वाले हिस्से बर्फ की चट्टान से टकराया और ये टकराव इतनी जोर से हुआ कि जहाज पर मौजूद सभी यात्रियों को इसने हिलाकर रख दिया। दुर्भाग्य से टाइटैनिक के डबल बॉटम हॉल कीस काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग से ये इम्पैक्ट जहाज के साइड में हुआ था जहां पर सिंगल लेयर ही लगी थी। जब कैप्टन स्मिथ ने नुकसान की जांच पड़ताल की और जहाज में हुए नुकसान को देखा तो पता चला कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट्स डैमेज हो चुकी है और उसमें तेजी से पानी भरता जा रहा है। ये देखकर कैप्टन स्मिथ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट्स के भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब था कि जिस जहाज को अभी तक अनसिंकेबल बोला जा रहा था वो अब डूब जाएगा।